की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों समेत रूस यूक्रेन युद्ध पर बात हुई। और इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और ये भी जानकारी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला डेनमार्क दौरा है। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान 2024 मोदी वंस मोर के नारे लगे। ये गौर करने वाली बात है, उनका संबोधन हो रहा था, उस दौरान 2024 मोदी वंस मोर के नारे लगे। और इन नारों के मतलब भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। दरअसल प्रधानमंत्री ने कल क्या कुछ कहा था, एक बार आपको हम वो बात भी सुनवाएंगे। आज भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। और आप भी जानते हैं कि जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का कल रात वाला भाषण आपने सुना। इधर पीएम मोदी के संबोधन पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं कोपेनहेगन, जहां से हमारी सहयोगी जसप्रीत मौजूद है। जसप्रीत वहीं मौजूद है जहां आपसे कुछ देर बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। आपके पीछे तो अभी से ही नारों की आवाज जसप्रीत मैं सुन सकती हूँ। प्रीति, मैं आपका सवाल सही से सुन नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर मोदी के नारे गूंज रहे हैं। बिना देर किए मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ क्योंकि किसी भी वक्त पीएम मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। मैं स्काई बेला सेंटर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं खचाखच ये ऑडिटोरियम भरा हुआ है, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम कोपेनहेगन से है पर गुजरात से है। तो हम लोग मोदी जी की जन्मभूमि स्टेट से है, गुजरात से है। या ठीक है, ये इनके हाथों में झंडा भी है, कैसे आप वेलकम करेंगे? जस्ट लाइक स्पीचलेस, कब से वेट कर रहे हैं उनकी और बहुत कुछ सुनना है उनके मुंह से और बहुत बहुत धन्यवाद देना है उनको यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीयर करेंगे पीएम मोदी को क्योंकि यहाँ पर कुछ ही पल में पीएम मोदी आने वाले हैं। लगभग 50 मिनट का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई। पहली बार देखेंगे पीएम मोदी को? डेनमार्क में पहली बार। मैं झारखंड से हूँ और डेनमार्क में 5 सालों से रह रही हूँ, पर दिस इज माय फर्स्ट टाइम सीइंग श्री नरेंद्र मोदी जी। वो आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। और देखिए मैं स्वीडन से आई हूँ और 18 साल से हम यहाँ हैं स्वीडन में और हम स्पेशली आज आए हैं नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए। चलिए, तो आपकी जो इच्छा है वो जल्द पूरी होने वाली है, कुछ ही पल का इंतजार और है। और इसी ऑडिटोरियम में बता दूं न्यूज़ 18 के दर्शकों को, इसी ऑडिटोरियम पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। मैं ये स्टेज की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। करम, आप उस तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये डेनमार्क वेलकम्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ये लिखा हुआ है। देखिए फूल यहाँ पर सजाए गए हैं, बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। ये देखिए काफी रंग बिरंगे पोस्टर्स भी हैं। ये इन्होंने लिखा है पधारो हमारे देश। आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो आई वांट टू वेलकम हिम। बनाया है ये बिल्कुल। सो आई वांट टू वेलकम हिम इन राजस्थानी स्टाइल। सो पधारो हमारे देश मोदी जी। आपके पास भी है, आपने क्या लिखा है? वेलकम टिल डेनमार्क। वेलकम टिल डेनमार्क। पधारो हमारा देश। आप कितने समय से यहाँ पर हैं? मैं करीब 1 साल से यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ IT वर्कर हूँ एंड दिस इज माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो वी ऑल वांट टू वेलकम मोदी जी एंड वी हैव उनकी स्पीच का जो संबोधन होने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार है। यस ऑफ कोर्स, वी आर लाइक वेटिंग हियर फॉर लास्ट 3 आवर्स एंड जस्ट 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। जस्ट वेटिंग। कुछ मिनट और यहाँ से भी देखिए झंडा नजर आ रहा है और काफी खुशी है,
काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आए हैं हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। और प्रीति, देखिए कि जो ये यूरोप दौरा है काफ़ी अहम हो जाता है। दूसरा पड़ाव आज डेनमार्क, तीसरा पड़ाव कल फ्रांस जाने वाले हैं, पेरिस राजधानी, जहां पर इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात करेंगे। पहले वर्ल्ड लीडर हैं जो उनकी जीत के बाद उनसे मुलाकात करने वाले हैं। बहुत खास हो जाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और नीचे आप देखिए, जहां तक हमारा कैमरा जा रहा है, नज़र जा रही है, खचाखच ये ऑडिटोरियम भरा हुआ है। और क्योंकि किसी भी वक्त पीएम मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं डेनमार्क में रहता हूँ। तो हम पहली बार नरेंद्र मोदी जी डेनमार्क आए, तो हम उनको देखने आए हुए हैं। मोदी 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 मोदी। We are super excited today to be here and हम लोग सारे मोदी जी के लिए बहुत बहुत वेट कर रहे हैं। बहुत वेट कर रहे हैं। कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? हम लोग 7:30 बजे से इधर हैं and we are waiting desperately to see him. We can't wait anymore. चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। कुछ ही देर में पीएम मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, इस ऑडिटोरियम में आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हुई हैं और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं, हम सुन सकते हैं पूरे ऑडिटोरियम में। और लोगों में खासा जोश भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये लोग, हाथों में उनके तिरंगा है और चेहरे पर इनकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लंबे अरसे बाद होगा जब विदेशी जमीन पर पीएम मोदी यहाँ पर भारतीयों को संबोधित करेंगे। कल वो जर्मनी में थे। ये आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे की खुशी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता सकते हैं। भारत माता की जय, ये नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। मैं आप ही लोगों के पास आती हूँ। बताइए, कहाँ से आप आए हैं? हम पुणे से हैं और यहाँ डेनमार्क में रहते हैं। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी आ रहे हैं आज हमारे यहाँ, और हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। बस आने ही वाले होंगे उधर से, कैसे स्वागत करेंगे एक बार? मोदी 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 जी डेनमार्क में आ रहे हैं, ये सुनकर ही हम बहुत एक्साइटेड हैं। अभी मोदी जी को यहाँ पे लाइव देखेंगे तो हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। उधर देखिए, तो उधर हम जाते हैं। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विदेशी सरजमी पे, क्योंकि यहाँ के लोग बताते हैं कि जब से पीएम मोदी ने देश में सत्ता संभाली है, उसके बाद यहाँ पर उनका कद बढ़ गया है। उनकी स्वीकार्यता हर किसी को है, उनकी उम्मीद है। भारत माता की मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। Minister in the world, Modi ji की जय, मोदी जय बोला भारत माता की, बोला भारत माता की, मोदी 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 मोदी। तो देखिए, हम घर से दूर जरूर हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि हम डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं और अब हमें ऊपर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा ऑडिटोरियम है, ये वहाँ पर गेट्स हैं, सिक्योरिटी टाइट है। हम ऊपर चले जाते हैं और फिर ये तस्वीरें करम आप दिखाते रहिए, करम आप दिखाते रहिए, क्योंकि अभी मीडिया को ऊपर जाने के लिए किया जा रहा है, सिक्योरिटी टाइट हो गई। हम फिर से लौटेंगे, वो संबोधन हम दिखाएंगे। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे ऊपर जाके। हाँ बताइए। Ma'am, I would like to say I'm working with the green energy partnership between India and Denmark, और मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क में उन्होंने ग्रीन एनर्जी का बहुत अच्छा काम किया है, जो हम इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। वी हैव द स्किल ओवर हियर एंड द स्केल इन इंडिया, and I think it is an amazing thing that Modi is going to be here, and इतने सारे लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए, ये बायलैटरल पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए, and I'm very glad to be part of it. We have been waiting for such a long time, but we don't feel tired because the happiness is there to see him and meet him. And if we have, like, we would also love to ask some questions if we are allowed to. Which question will you ask? Like, because we live here, and I would love to know what Shri Narendra Modi ji says, how we can represent India better in Denmark. And मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, तस्वीरें सब कुछ बयां कर देंगी, क्योंकि हम
और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। विदेशी सरजमी पर हम लोग ज़रूर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रवासी भारतीय हैं, जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका लगाव पीएम मोदी के प्रति कितना है। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। काफ़ी घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं और जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं उसको लेकर के उन्होंने 1 महीने पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। भारत माता की जय, ये नारे गूंज रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी नारे गूंज रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये गूंज रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं लोगों के हाथों में है, तिरंगा है लोगों के हाथों में। और अब यहाँ पर सिक्योरिटी भी टाइट हो चुकी है क्योंकि लोगों को यहाँ से उठने के लिए नहीं कहा गया है। पीएम मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। लगभग 50 मिनट का उनका ये कार्यक्रम है। और कल हमने देखा था कि जो बर्लिन में उनका संबोधन हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ के प्रवासियों को भारत जाना चाहिए, देखना चाहिए कितना बदलाव आया है। यहाँ से करम आप तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए ये बिल्कुल ये गजब की तस्वीरें हैं। ये ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक इस लिहाज से हैं क्योंकि पीएम मोदी पहली बार डेनमार्क आए हैं और जब वो पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया। यूरोप इस वक्त पीएम मोदी के लिए काफ़ी अहम है। आप समझ सकते हैं 2022 की पहली उनकी विदेश यात्रा और पहले पड़ाव में वो जर्मनी गए, आज वो डेनमार्क में हैं। कल वो नॉर्डिक समिट को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर वो फ्रांस जाएंगे। कोपेनहेगन में कुछ देर के लिए ज़रूर रुकेंगे। ये देखिए करम आप उस तरफ तस्वीरें दिखा दीजिए। गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। उनके हाथों में झंडे हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग जो सोए नहीं हैं वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, भांगड़ा हुआ है, भरतनाट्यम हुआ है, ढोल हुआ है, शिवाजी महाराज यहाँ पर लोग बने हुए थे, उनकी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। लोग बताते हैं कि वो विदेशी सरजमीन पर हैं। लगातार कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी से तस्वीरें दिखा रही हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को वहां पर संबोधित करेंगे। 50 मिनट का ये कार्यक्रम होगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दूं, आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ है, अजय आलोक जेडीयू से हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, साथ ही विजय शंकर तिवारी वीएचपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, डेनमार्क में हम सुनने को बेताब हैं कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि जो एक तस्वीर है उन्होंने कल जर्मनी में ही बता दी थी। किस तरह से उन्होंने हमला किया विपक्ष पर, वो बताता है कि आज का संबोधन वैसा ही होगा या फिर इससे कुछ इतर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे इसके विषय में ना मैं कह सकता हूँ, कोई और बता सकता है ना। प्रधानमंत्री जी का अपना वो भी जो देश के हित में होगा और जो देश को आगे ले जा सकता होगा, जो डेनमार्क के जो भारतीय हैं उनसे और सहयोग भारत के लिए करा सकता होगा, दिला सकता होगा, वो जो भारत के हित में होगा उस विषय में मुझे लगता है पीएम साहब बोलेंगे। और पीएम साहब कल बर्लिन में भी बोले और अच्छा बोले और उन्होंने सारे जो विषय थे, बिंदु थे, सब छेड़े वहां पर जो भारत से संबंधित है, किस प्रकार भारत आगे जा रहा है और किस प्रकार से जो लोग बर्लिन में भारतीय रहते हैं, जहाँ बाकी और जो वहाँ पर समाज है वो कैसे भारत के लिए योगदान दे सकता है या भारत के लिए, कांग्रेस के लिए और क्या क्या कर सकता है, इस विषय में उन्होंने एक ब्रॉडर कंटूर्स बताए। अपेक्षा करते हैं आज भी कुछ उसी लाइन पे होगा, जो उनको ठीक लगता होगा, भारत के हित में होगा, वो बोलेंगे। अजय आलोक जी, अभी डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से जब उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ उसमें उन्होंने जिक्र किया मेक इन इंडिया का और भारत किस तरह से बढ़ता हुआ एक मुल्क बनता जा रहा है और एक ग्लोबल इम्पैक्ट प्रधानमंत्री मोदी का है, इस ओर उन्होंने इशारा किया था। आज जो ये भीड़ और ये जोश दिख रहा है प्रवासी भारतीयों का डेनमार्क में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, इनको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारत के वासियों का मनोबल बढ़ाने वाला एक ऐसा समारोह है जिसमें वहां रहने वाले हर भारतीय जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रह रहे हैं, अगर आप पूरे विश्व के हिसाब से देखेंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे कम भारतीय हैं। उसके हिसाब से नॉर्वे तक से लोग चल के आ गए हैं। वहां पे 3 से 4 हजार की आबादी वहां पे जुट गई है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि उनका मनोबल ऊंचा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री आके उनसे वहां पे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहता है। ये एक हर भारतीय के दिल को छूता है और वहां रहने वाले भारतीयों का मनोबल और ऊंचा करता है कि हमारा देश हमेशा हमारी सुध लेगा, चाहे हम किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में रहें। मैं इस हिसाब से देखता हूं कि अपने देशवासियों के प्रति उनका लगाव, चाहे वो कहीं भी जाएं, उनको इसी तरह समर्थन और प्यार मिलता है। और वो तब देश के बारे में जब बताते हैं कि देश कहां आगे बढ़ रहा है, देश ने कितनी प्रगति की है और इस प्रगति में देश के बाहर रहने वाले भारतीयों का भी कितना योगदान है, ये उन भारतीयों को प्रेरित करता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे।
तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी देश के साथ उन भारतीयों का संबोधन, उन भारतीयों का प्रदर्शन और समर्पण और मजबूत करते हैं। तो ये पहल जो 2014 से शुरू हुई है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत सराहनीय पहल है। हमने और विदेश में हर रहने वाले हमारी भारतीयों की अच्छा, सहूलियत जिस हमने तरह से हर बढ़ी बार है, देखा है जब जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं और प्रवासी भारतीयों के बीच जाते हैं तो एक मिनी इंडिया की झलक वहां पर जरूर दिखती है। मैं एक बार फिर से जसप्रीत का रुख करना चाहती हूँ। 50 मिनट का उनका भाषण होने वाला है। कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा जसप्रीत? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही देर में होगी क्योंकि समय तो यही था कि लगभग 8 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना था और किसी भी वक्त पीएम मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। लोगों में गजब का उत्साह है। यहाँ पर देखिए, लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आप समझिए कि कल बर्लिन में 18,000 लोग मौजूद थे जो प्रवासी भारतीय हैं और इस वक्त भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है नारे गूंज रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? मेरे को 4 घंटे हो गए मैं आए हुए यहाँ पे। 4 घंटे हो गए। हम बहुत ईगरली अवेट कर रहे हैं मोदी जी का। मैं डेनमार्क में रहता हूँ, बहुत उम्मीदें हैं। आई थिंक वो इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक और हम उनको बेस्ट विशेस देने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और किसी भी पल पीएम मोदी आ सकते हैं। करम आप दिखा दीजिए, लोग खड़े हो चुके हैं क्योंकि पीएम मोदी बस आने ही वाले हैं। कुछ ही पलों का इंतजार और जब यहाँ पर उनका 50 मिनट के लगभग संबोधन होगा उसमें किन बातों पर वो जोर देते हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि उन्होंने मेक इन इंडिया की बात कही, किस तरीके से अब विदेशी सरजमी पर भारत की छवि में सुधार हुआ है। और जब वो पहले आए थे, जो लोग सालों से यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने ये देखा कि जब पीएम मोदी ने देश में सत्ता संभाली उसके बाद उनके काम का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जो मजबूत लेता है विश्व के, उनको भी मोदी स्वीकार हैं। यही वजह है कि यूरोप में इस वक्त बहुत बड़ा संकट है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, और हम ये देखते हैं कि मोदी की जो नीति रही है उसमें वो संतुलित रखते हैं। ये आप देखिए, तस्वीरें दिखाते रहते हैं। भारत माता की जय की यहाँ पर नारे लग रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फूलों से सजाया गया है पूरे स्टेज को और ये स्टेज में लिखा हुआ है डेनमार्क वेलकम्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी 3 मई। आज उनका संबोधन, कल नॉर्डिक समिट वो खास हो जाता है जिसमें 5 ऐसे देश हैं, जिसमें फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, वो एक अहम होगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हमारे डेनमार्क से मजबूत हो रहे हैं। जो आज संबोधन हुआ है कि दोनों देशों को के पार्टनरशिप बड़ी है, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से प्रवासी भारतीय लगे हुए हैं, जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और पीएम मोदी ने जो कल कहा कि जो लोग भारत नहीं गए हैं उनको देखना चाहिए कितना बदलाव हुआ है, और उसके लिए कड़ी मेहनत की गई है कि जो सफलता के झंडे भारत के लोग गाड़ रहे हैं। और जब वो संबोधित करते हैं भारतीयों को, तो सिर्फ वो उन लोगों को संबोधित नहीं करते हैं जो भारत में रहते हैं, बल्कि वो भी लोग इसमें शामिल हैं जो विदेशों में आ चुके हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए। राजस्थान से आए हैं। हाँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी है सबके साथ। सबके साथ है? हाँ जी, सबके साथ है। जो युद्ध चल रहा है उसका कुछ समाधान निकालेंगे मोदी जी? मोदी जी हर चीज का समाधान निकालेंगे, उसका हमें पूरा विश्वास है। और बाकी सब भ्रांतियां हैं जो हट जानी चाहिए। भ्रांतियां? अच्छा, आप कितने समय से यहाँ पर रहते हैं? हम यहाँ पे 10 साल से हैं। 10 साल से रहते हैं। ठीक है, पहली बार आपको मौका मिलेगा पीएम मोदी को आमने सामने देखने का? दूसरी बार है। दूसरी बार? पहली बार कब? अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए हम कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। करम आप आ जाइए। करम हम उस तरफ चलते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं और हम इधर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपके हाथ में भी तिरंगा है, कहाँ से आप आए हैं? मैं पुणे से हूँ, बट आई एम स्टडीइंग हियर इन कोपेनहेगन। कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? 4 साल हो गए मुझे। क्या बदलाव आप देखते हैं जब से पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? एक्चुअली रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, फॉरेन रिलेशंस, जब से मोदी जी आए हैं। तो आई होप ही स्टिल कंटिन्यूज एज अ पीएम। और एक और बात कहना चाहता हूँ, अक्षय तृतीया है आज, इतने शुभ अवसर पर मोदी जी आ रहे हैं डेनमार्क, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वंदे मातरम, जय मोदी। कुछ और लोग हैं। हाँ, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं?
We are from India. My father came from India 15 days back, and we are superly eagerly waiting for Narendra Modi ji. And one of the agendas he's brought up here is sustainability. And sustainability, तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि sustainability के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और we are eagerly waiting for him. जय हिंद, भारत माता की जय। यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लोग लगा रहे हैं, बहुत खास हो जाता है ये मौका। ये वेव कर रहे हैं। Hi, we are really pleased to have the Modi ji here, and we do a warm welcome from Copenhagen. Thank you. कैसे वेलकम करेंगे? Yeah, we are doing. You see all of the atmosphere here. Yes, everyone is doing Modi, Modi, Modi. So we are really happy. Yeah, you see the energy here in the arena. Thank you. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत खुश है, सब एकदम एनर्जेटिक है। ठीक है, हाँ चलिए आप वेव करें। मैं है मुश्किल है यहाँ से, मैं आप इधर आइए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। हाय, मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है। मैं करीब पिछले 7 घंटे से मोदी जी का इंतजार कर रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। 7 घंटे से। चलिए, तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका संबोधन होगा, हम वापस लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। दिखाई दिया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ। बताया गया कि इस हमले में रूस का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया था। इसके बाद रूस ने आरोप लगाया कि मिसाइल से किए गए इस हमले के पीछे यूक्रेन है। और अगर रूस के लगाए इन आरोपों पर यकीन किया जाए तो यूक्रेन अब रूस की सीमा के अंदर अपने ड्रोन भेजकर उसके अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से रूस के तेल और हथियार डिपो पर बार बार हमले हो रहे हैं। 1 महीने के भीतर रूस के अहम ठिकानों पर हमले की ये 6ठी घटना बताई गई। अभी कुछ रोज पहले वहां के ब्रांड शहर में 2 तेल डिपो को तबाह कर दिया गया। पिछले महीने की शुरुआत में ही बेलग्रेद में एक हथियार और एक तेल डिपो को नष्ट किया जा चुका है। इन हमलों के लिए रूस यूक्रेन को जिम्मेवार ठहरा रहा है। उसके मुताबिक जिस तरह से यूक्रेन की सीमा के पास के रूसी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए कीव में बैठकर ही रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर तोप से ताबड़तोड़ कई हमले कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक शहर के बीच कई धमाके होते नजर आए। 2S1 ग्वोत्जिका हॉवित्जर से किए गए हमले इतने जोरदार थे कि देखते ही देखते कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आग की लपटों के बीच घिरी दिखी। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिक टैंक में बैठते हुए भी नजर आए। दावा किया गया कि ये रूस के फौजी थे जो यूक्रेन पर पलटवार के लिए टैंक पर सवार हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, उन्हें टारगेट कर उड़ा दिया गया। वहीं जैसे ही हमले शुरू हुए, पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार छाया नजर आया। और जिस ग्वोत्जिका पहुंच चुके हैं, उनके साथ डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन भी मौजूद हैं। तो दोनों नेताओं के रिश्ते को आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दोस्ती कितनी गहरी हो चुकी है। पिछले साल ही डेनमार्क की पीएम भारत भी आई थी और आज वो उनके साथ मंच पर मौजूद है। प्रवासी भारतीय जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वंदे मातरम के नारे यहाँ पर गूंज रही हैं। पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ऐसा जादू उनका चलता है कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, लोग उनके कायल हो जाते हैं। और डेनमार्क की पीएम को आप देख सकती हैं, जो उनसे बात कर रही है और जो लोगों का उनके प्रति प्रेम है वो उनको बताते हुए, और सभी को वो देख रही हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो संख्या में कम जरूर है भारत के मुकाबले, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं है, स्नेह में कोई कमी नहीं है, लगाव में कोई कमी नहीं है, अभिवादन में कोई कमी नहीं है। और देखिए पीएम मोदी सबको देखते हुए, सबके हाथों में कैमरा है, लोग इस पल को कैद करना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि ये उनके लिए सपने से कम नहीं है। काफी सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। और जब भी वो भारत की बात करते हैं विदेशों में, तो गर्व से कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं कि वो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उनके लिए एकदम से नया अनुभव है। इस प्रकार से उनसे I would now
Yeah. Ladies and gentlemen, since you are already standing up, I would request everybody to stand up for the national anthems of Denmark and India. Yeah. Kindly stand up and kindly be quiet. Yep, national anthems of both Denmark and India are about to start. Kindly be quiet and respect the national anthems, please. Yep. Now I request Madam Ambassador Pooja Kapoor to welcome the leaders. Kindly be seated. माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे ओजस्वी, तेजस्वी और अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, यहाँ उपस्थित विशेष अतिथिगण, भारतीय समुदाय और हमारे डेनिश मित्रों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके आगमन से डेनमार्क में बसा छोटा परंतु गतिशील भारतीय समुदाय फूला नहीं समा रहा है और उनमें अत्यंत गौरव एवं देश प्रेम की लहर दौड़ रही है। We are also extremely honored and delighted to have the Honorable Prime Minister of Denmark, Her Excellency Ms. Mette Frederiksen, with us today. A very warm welcome to you, Madam Prime Minister, from the vibrant Indian community in Denmark. मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में आप सभी को संबोधित करेंगे। उससे पहले, may I invite Prime Minister Ms. Mette Frederiksen to kindly address the gathering. Jai Hind. Thank you so much, and I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. First of all,
I would like to say it's a great pleasure to be here today with you. I am very honored that we are able to welcome you, my friend, Prime Minister Modi, to Denmark. Once again, welcome. And I am also very happy that we are with all of you this afternoon, because I think together today we show how strong ties we have, ties of friendship, of families, and all this is not least because of all of you. Thank you. Thank you to all Indians living in Denmark and working in Denmark, making a real positive contribution to the Danish society. Thank you, all of you. I would also like once again, please teach the Danish people. No, I would also like to thank all the Danes living in India. I think all of you who have changed society, but still carrying your own nation, your own culture and your own language by heart, that you link our two countries together every day in your life. You bring a part of India to Denmark and you connect us. We are grateful to that, and I hope that you are all happy about your life in Denmark. I would also like to say that now, 2 years ago, Prime Minister Modi and I agreed on a green strategic partnership between India and Denmark, the first of its kind for both of our countries. It is quite amazing for a small country like ours, Denmark, that we are the first country to have a green strategic partnership with the great India. And by joining hands and minds, we aim to find new ways forward. Right now, of course, the war in Ukraine reminds us that democracies, that democratic nations like India and Denmark all over the world must stand up for the principles and for the values we believe in. And we also need to stand very closely together when it comes to combat the climate crisis. Our green strategic partnership is a very important tool to do just that. Together we pave the way, India and Denmark, for green transition and for energy independence. Green growth, green jobs, new opportunities for all of us, a just future for all. We have already taken the first important steps, but the potential for India and Denmark is huge. I truly hope and I truly believe that this partnership will bring us even closer together. So first of all, a very warm welcome to Denmark. Thank you for allowing me to participate this afternoon, and please allow me now to introduce my friend, Prime Minister Modi. डेनमार्क के हमारे मित्रगण और वतन की मिट्टी की खुशबू को मन में बसाए
मेरे प्यारे भारतीय भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय हमें दिया। 2 नंबर कम है। मुझे मालूम है कि उन्हें अगले काम के लिए, कार्यक्रम के लिए बीच में से निकलना पड़ेगा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप संकोच मत कीजिए। अगर मेरा थोड़ा लंबा चल जाए, आपको निकलना है तो बिना संकोच जरूर निकल सकते हैं। आप लोगों ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री जी का और मेरा यहाँ जो भव्य स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी। सम्मान है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए, यहाँ रूबरू आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की लाइफ एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी। अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है, और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफलाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है। और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है, उसे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। यहां आपसे बातचीत के बाद मैं हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ डेनमार्क से मिलने जाऊंगा। कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है, और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं।
एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं हैं। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब हैं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी आणि केटला केम छो गुजराती। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है।
और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती। भारत जब अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। भारत में जब गरीब को हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसी जब अनेक सुविधाएं मिलती हैं तो इससे दुनिया के अनेक देशों को एक नया विश्वास मिलता है। ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे लक्ष्य मजबूत होते हैं। भारत के हर घर में लगा हर एलईडी बल्ब, भारत में लग रहा हर सोलर पैनल जितना एमिशन बचाता है वो क्लाइमेट एक्शन के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों, भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। - 2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। आईटी के मामले में भारत की ताकत बढ़ी तो इस सदी के बड़े संकटों के दौरान भारत ने दुनिया की मदद की। आज भारत एक बड़ी डिजिटल ग्लोबल पावर है।
लेकिन इसको भी हमने अपने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दुनिया के साथ हम शेयर कर रहे हैं। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। इसलिए ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी भलाई का काम है, दुनिया के हित में है। भारत की आत्मनिर्भरता में एक सशक्त ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य जुड़ा है। वैश्विक सप्लाई चेन्स में भारत एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर बन रहा है। साथियों, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत और डेनमार्क की साझेदारी बहुत अहम है। विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम तो वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। थैंक यू एक्सेलेंसी। इतने व्यस्त समय में भी प्रधानमंत्री जी का यहाँ आकर के बैठना, हम सबसे बात करना, ये आप लोगों के प्रति उनका कितना प्यार है उसका ये उदाहरण है। साथियों, मैं आपसे जो बता रहा था कि हम जो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उससे दुनिया लाभान्वित होती है। लेकिन दुनिया की भलाई के देखते हुए भारत ने वर्ष 2070 तक, जैसा मैंने कहा, हमने दुनिया में इस प्लेनेट को, इस पृथ्वी को बर्बाद करने में हिंदुस्तानियों का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का संकल्प लिया है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जो इस दिशा में किए गए अपने कमिटमेंट को समय से पहले पूरा कर रहा है। नॉन फॉसिल सोर्सेज से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो लक्ष्य हमने रखा था, और लक्ष्य में हमारा डेडलाइन था 2030। अभी तो 2030 काफी दूर है, लेकिन उस काम को हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिए थे। भारत में आज हम बहुत सस्ती सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। उसकी पर यूनिट कीमत सिर्फ 2.5 रुपये है, यानी 3 यूरो सेंट से कम भी कम।
1 यूनिट बिजली 3 यूरो सेंट से भी कम। और हमारी कोशिश है कि उसको हम 2.5 रुपये से और नीचे ला करके 2 रुपये तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी मानना होगा कि वैश्विक क्लाइमेट एक्शन अभी तो कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जहां थी वहीं ठहरी हुई है। इक्के दुक्के अपवाद कुछ कर पाते होंगे, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्शन को सरकारों की मल्टीलेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा महसूस नहीं करेगी, मोदी करने से नहीं होता है। ये इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्तानी वचनबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के खुद से जो हो सकता है करता है। और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दायित्व मानता है तो लक्ष्य से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों। और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान में विश्व के अनेक विचार चल रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक एनजीओ भी अपनी दुनिया चला रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने एक नया विचार रखा है, आग्रह किया है। और मैंने ग्लासगो जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है। लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब हमारी ये साझेदारी और अहम है। डेनमार्क भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमारे साथ था। अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में हमारा मजबूत साझेदार बन रहा है। हमारे बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग,
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आज भारत सोलर और विंड एनर्जी का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापक काम कर रहा है। बायोफ्यूल से हमारे किसानों की आय बढ़ाने और हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डेनमार्क की कंपनियों के पास इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय एक्सपीरियंस भी है। इसलिए भारत में डेनिश इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े अवसर है। आप में से कई लोग डेनमार्क की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप अपने डेनिश मित्रों को, अपने कलीग को भारत में मौजूदा अवसरों के बारे में जरूर बताएंगे ना? ऐसा ना हो कि मोदी जी ने हमको तो परोस दिया लेकिन हम किसी को परोसेंगे नहीं। साथियों, यहां कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में विश्व प्रतिष्ठित नील बोर इंस्टीट्यूट है। आप सभी नील बोर के बारे में अवश्य जानते होंगे। फंडामेंटल फिजिक्स के इतिहास में वे सबसे इलस्ट्रियस व्यक्तियों में से एक है। उनकी इंटेलेक्चुअल उपलब्धियों के अलावा नील बोर इसलिए भी सम्मानित है क्योंकि उन्होंने अपने समय में कई टॉप साइंटिस्ट का जीवन बचाया था। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि नील बोर को जब खुद इंटेलेक्चुअल शरण की आवश्यकता होती थी तो वे भारत के स्क्रिप्चर्स की तरफ जाते थे। उनका यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और वो कई बार उसका उल्लेख करते थे। आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। आज नम्रतापूर्वक लेकिन बड़े विश्वास के साथ हम अपने डेनिश दोस्तों को यह कहना चाहते हैं, कम टू इंडिया to jointly find answers to the problems of the planet. साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे ये डेनमार्क की पहली विजिट है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी के 75 साल है। इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है। कौन मानते हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है। आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है। ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रहते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो।
अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे, पक्का करेंगे, वादा निभाएंगे। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहाँ दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, उड़ीसा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। रोना धोना करने वालों का एक काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है, राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं। तो करेंगे, अब कुछ आवाज में दम है। चलिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया, और आप लोगों का उत्साह, उमंग पूरे हिंदुस्तान में खबर पहुंच गई होगी। आप भी तो वहीं से लाइव करते होंगे शायद बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। What a grand and memorable moment. What a grand and memorable moment for all of us. We have just witnessed a history in making. Long live India-Denmark partnership. डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी, और अब वक्त है 100 बात की एक बात का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट कौन करना चाहता है, यूक्रेन में किसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को क्यों हथियारों के लाले पड़ गए, और पुतिन के चक्कर में चीन कैसे फंस गया। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग को 69 दिन हो गए, लेकिन मारियोपोल में रूसी सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। युद्ध की शुरुआत से ही रूसी मिसाइलों और टैंकों के गोलों की मार झेल रहा मारियोपोल अब भी जंग की आग में झुलस रहा है। हालांकि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा कई दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन वहां के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पास लड़ाई जारी है।
बताया गया कि अब भी स्टील प्लांट में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूस की सेना ने एक बार फिर स्टील प्लांट पर जोरदार हमला बोल दिया। इसके लिए उन्होंने अपने खतरनाक ग्रैड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कई रॉकेट दाग दिए। रूसी सेना के हमले के बाद स्टील प्लांट के कई हिस्सों से धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रूस के सैनिकों ने कई और रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दागे। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा मारियोपोल शहर थर्रा उठा। रॉकेट के धमाके रह रहकर शहर में सुनाई देते रहे। बताया गया कि रूसी सेना के इन भीषण हमलों के बीच ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे कुछ नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन वहां छुपे यूक्रेन के सैनिक बाहर नहीं निकले, जिन्हें हथियार डाल देने के लिए करीब 2 हफ्ते पहले ही रूसी सेना की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी थी। जब उन्होंने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, लेकिन शहर से खदेड़े गए यूक्रेन के सैनिक भागकर स्टील प्लांट में छिप गए। बस उसके बाद से ही रूसी सेना और उनके साथ मिलकर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को घेर लिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तो यूक्रेन के सैनिकों को साफ चेतावनी दे दी थी कि वो हथियार डाल दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने वहां मोर्चा संभाले रखा। साथ ही ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश भी की कि रूस की सेना और चेचन लड़ाके स्टील प्लांट में छिपे